नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं। जैसे ये बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। इसी प्रकार है अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी इस पुस्तक में दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं। देखिएगा, इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पुस्तक का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर्स। और ये कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं जी? 50 पेपर्स हैं। और ये जो 50 पेपर्स हैं ये भी जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं। कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट व सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। और इसके भी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी, जो कि कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के पर आधारित है। तो देखें, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आज अपन लोग सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में भी अपना इतिहास का टॉपिक होगा। और इतिहास का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज अपन लोग इतिहास के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अपन लोग पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से पहले अपन लोग इतिहास की कुछ बातें देखते हैं। जैसे ये पूछे कि इतिहास को देखें 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है जी आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है इतिहास। यानी कहने का अर्थ है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और इतिहास क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखें, प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला नहीं हुई, यानी जिस काल में लेखन कला नहीं हुई, उस काल को क्या कहा जाता है जी? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो देखें, आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लेखन कला तो हुई लेकिन उन्हें पढ़े नहीं जा सके। यानी आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लेखन कला तो हुई लेकिन उन्हें जो लेखन कला हुई उसको अपन लोग पढ़ नहीं सके। इसी प्रकार है जैसे इतिहास, तो इतिहास में वो है जिसमें लेखन कला भी हुई और जिनको अपन लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, अपन ने प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है कि वह काल
जिसमें लेखन कला नहीं हुई, जबकि आधे ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लेखन कला तो हुई लेकिन उनको अपन लोग पढ़ नहीं सके, और इतिहास जिसमें लेखन कला भी हुई और जिनको अपन लोग पढ़ भी सकते हैं। इससे अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे ये पूछा जाए कि पुरा पाषाण काल क्या होता है, पुरा पाषाण काल क्या होता है, तो देखें पुरा पाषाण काल में जो मानव था, पुरा पाषाण काल में जो मानव था उसका मनोरंजन का साधन क्या था जी, शिकार था। पुरा पाषाण काल में जो मानव था उसके मनोरंजन का साधन क्या था जी, पुरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार था। और देखें पुरा पाषाण काल में ही मानव ने आग का आविष्कार किया। तो यानी पुरा पाषाण काल में ही मानव ने किसका आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। जबकि ये पूछा जाए कि मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया, तो देखें मानव ने पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में किया है जी, यानी मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया, नव पाषाण काल में। तो देखें पुरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन क्या था जी, पुरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। जबकि पुरा पाषाण काल में ही मानव ने किसका आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। जबकि मानव ने पहिए का आविष्कार कौन से काल में किया है, मानव ने पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में किया है। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इम्पोर्टेंस महत्व दें तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते भी खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस, कलरक इत्यादि। इसलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूशन में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 8-10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटर स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय से छपकर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय में एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं।
देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहले अपन लोग किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। पहले अपन लोग किसका अध्ययन करेंगे जी? सिंधु घाटी सभ्यता। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता कार्बन C14 के अनुसार, कार्बन C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। देखें, तो ये पूछा जाए कि कार्बन C14 के अनुसार इसका काल क्या है जी? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। कार्बन C14 क्या होता है? देखें, जिस तत्व में यानी कार्बन की मात्रा जितनी कम पाई जाएगी वो सभ्यता उतनी ही क्या होती है? पुरानी मानी जाती है। यानी जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम पाई जाती है उतनी ही वो सभ्यता क्या मानी जाती है? पुरानी मानी जाती है। तो कार्बन C14 के अनुसार इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब देखें, ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सभ्यता की खोज, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने व कब की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। तो ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी ने की। और जो दयाराम साहनी ने की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है कौन सी नदी पे है जी? रावी नदी पे है। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 ईस्वी में। और ये कौन सी नदी पे है? ये रावी नदी पे है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो देखें, ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। तो ये पूछें कि इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने की। और ये कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे है। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो स्थल है, इसकी खोज कब हुई जी? तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो स्थल है, इसकी खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में। और ये कौन सी नदी पे है जी? सिंधु नदी पे है। कौन सी नदी पे है? सिंधु नदी पे है। इसी प्रकार ये पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो देखें, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने। तो ये पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने की। और कब की? 1922 ईस्वी में। और ये कौन सी नदी पे है? ये सिंधु नदी पे है। जबकि ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में मेरे भाई कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है।
ये पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो देखें मोहनजोदड़ो का अर्थ, यानी इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ क्या होता है, मर्तकों का टीला, यानी मरे हुओं का टीला। तो ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की, 1922 ईस्वी में, और किसने की, आर.डी. बनर्जी ने की, और ये वर्तमान में कहाँ पर है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मर्तकों का टीला। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है जी, सिंधु नदी पे है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। देखें सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय या शहरी थी। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी या शहरी, नगरीय कह दो या शहरी कह दो। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय या शहरी थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सत्तात्मक थी, तो देखें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सत्तात्मक थी जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। तो ये पूछ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक, यानी जहां पर माता के नाम से जाना जाए। यानी जो समाज पितृ सत्तात्मक न होकर के कौन सा समाज हो, मात्र सत्तात्मक समाज हो, जहां पर माता के नाम से जाना जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कौन सा था जी, मात्र सत्तात्मक था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से युगीन थी, तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी जी। कौन से युगीन थी, कांस्य युगीन। और जो इसके जो निवासी थे वो क्या कहलाते थे, द्रविड़। जो इसके जो निवासी थे उनको क्या कहा जाता था, द्रविड़ कहा जाता था। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युगीन थी, कांस्य युगीन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या कहलाते थे, द्रविड़ या भूमध्य सागरीय, या द्रविड़ या भूमध्य सागरीय कहलाते थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल कौन सा है जहां पर नकाशीदार ईंटों का प्रयोग, जो नालियां मिली हैं उनके ऊपर नकाशीदार ईंटों का प्रयोग एवं हल जोतने के प्रमाण मिले हैं। तो वो सभ्यता कौन सी है जी, कालीबंगा है। तो ये पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता में नकाशीदार ईंटों का प्रयोग व हल जोतने के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। देखें कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के, जो कालीबंगा सभ्यता है वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है।
यानी कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? घग्गर नदी के तट पे। तो देखें कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा में नकाशीदार ईंटों व हल जोतने के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था जी। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था, यानी एग्रीकल्चर था। जबकि ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी फसल उगाते थे? तो उनकी प्रमुख फसल कौन सी थी जी? गेहूं व जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं एवं जौ थी। तो ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी है जी? तो प्रमुख फसल गेहूं व जौ थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? देखें ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके दो प्रमुख बंदरगाह, तो दो प्रमुख बंदरगाह, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा थे। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा। लोथल गुजरात में है जी। जो लोथल बंदरगाह है वो गुजरात में, और कौन सी नदी पे है मेरे भाई? ये भोगवा नदी पे है। जो लोथल है गुजरात में है, और कौन सी नदी पे है? भोगवा नदी पे है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। तो ये पूछें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कौन से पेड़ की पूजा करते थे? तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल पेड़ की, कौन से की? पीपल के पेड़ की क्या करते थे? पूजा करते थे। तो ये पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से पेड़ की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल पेड़ की पूजा करते थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता कौन सा था? तो देखें प्रमुख देवता, तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता पशुपतिनाथ शिव था। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता पशुपतिनाथ शिव था। तो देखें अपन ने जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो अक्सर अपने आर्मी जीडी में पूछी जाती है, उनके ऊपर डिस्कस किया। जैसे मैं बताऊं
ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन C14 के अनुसार कार्यकाल तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने की। कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे है। और वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। इसी प्रकार इसका स्थल है मोहनजोदड़ो, जो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला यानी मरे हुओं का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने की और ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है और सिंधु नदी के तट पे है। इसी प्रकार हल जोतने एवं नकाशीदार ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में मिले हैं? तो इसका प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और जो कालीबंगा है मेरे भाई, ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के तट पे। इसी प्रकार ये पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय या शहरी थी? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र शतात्मक था। लोगों का व्यवसाय क्या था जी? कृषि था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदा थे और प्रमुख देवता पशुपतिनाथ शिव था। और ये पीपल के पेड़ की क्या करते थे? पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। इसी प्रकार अपना अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसी प्रकार अपना है जी टॉपिक कौन सा? वैदिक सभ्यता। देखें, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था। तो ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता के लोगों को मेरे भाई आर्य, और आर्य का अर्थ मेरे भाई क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया है? तो वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा गया है। और आर्य का अर्थ क्या होता है जी? श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा संस्कृत थी। तो ये पूछ लें कि वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा संस्कृत थी। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और वैदिक सभ्यता के लोगों की मेरे भाई भाषा कौन सी थी? वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा संस्कृत थी। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि एक विद्वान हुआ है जी मैक्स मूलर। एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। इन्होंने आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान यानी एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। इन्होंने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है जी? मध्य एशिया बताया है। तो ये पूछ लिया जाए कि मैक्स मूलर जो जर्मनी का विद्वान था, उन्होंने आर्यों का निवास स्थान कौन सा बताया है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है? मध्य एशिया बताया है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां पर आकर के बसे? तो आर्य सर्वप्रथम कहां पर आकर के बसे? तो सब भारत में कहां पर आकर के बसे? सप्त सिंधु। तो ये पूछ लिया जाए कि आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर के बसे? सप्त सिंधु। या आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर कब्जा किया? तो सप्त सिंधु पे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो देखिएगा, वैदिक सभ्यता मेरे भाई ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। देखें, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी जी? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता कैसी थी जी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता शहरी, तो वैदिक सभ्यता कैसी है साहब? ग्रामीण है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का जो समाज है, वैदिक सभ्यता का जो समाज है वो कौन सा था जी? पितर सतात्मक है। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो कैसा था जी? मात्र सतात्मक था। यानी वैदिक सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था? पितर समाज सतात्मक। पितर सतात्मक का अर्थ होता है जहां पर उस समाज को पिता के नाम से जाना जाए, जबकि मात्र सतात्मक वो होता है वहां पर जिस समाज को माता के नाम से जाना जाए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो देखिएगा, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का व्यवसाय क्या था जी? कृषि एवं पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उन लोगों का व्यवसाय एग्रीकल्चर था, यानी कृषि था। जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था जी? कृषि एवं पशुपालन था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वेद कितने हैं? तो देखिएगा, वेद 4 हैं जी। वेद कितने हैं? 4 हैं। जैसे नंबर 1 ऋग्वेद, और ऋग्वेद का अर्थ होता है यह सबसे पुराना वेद है। तो ये पूछ लिया जाए कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, और जो 4 वेद हैं इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे पुराना वेद मेरे भाई कौन सा है? ऋग्वेद है। इसी प्रकार यजुर्वेद है, तो जो यजुर्वेद है ये किसमें है जी? ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य का क्या है? संग्रह है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसी प्रकार वेद है जी सामवेद। तो सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है। तो ये पूछा जाए कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। इसी प्रकार ये पूछे, चौथा वेद अथर्ववेद है जी। अथर्ववेद है जो कि जादू टोना से संबंधित है। जादू टोना, मंत्र, ये सब भी चीजें कौन से में है? अथर्ववेद में है। तो ये पूछा जाए कि वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद ये जो सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद जो कि गद्य एवं पद्य का संग्रह है, सामवेद संगीत का जनक है, और अथर्ववेद जो कि जादू टोने से संबंधित है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि वेदांग कितने हैं? तो देखिएगा, वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं जी? 6 हैं। इसी प्रकार ये पूछे कि महापुराण कितने हैं? तो महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराण कितने हैं जी? 18 हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिएगा,
सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो देखें, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया है, तो वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा गया है। और आर्य का अर्थ क्या है जी? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा कैसी थी, तो वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा संस्कृत थी। जबकि जो जर्मनी का एक विद्वान हुआ है मैक्स मूलर, उन्होंने आर्यों का निवास स्थान कौन सा बताया है, तो मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। जबकि ये पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था, तो वैदिक सभ्यता के लोगों समाज पितर सतात्मक था। जबकि ये पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो वैदिक सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। इसी प्रकार ये पूछ लें कि वेद कितने हैं भाई, तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद जो कि गद्य पद्य का संग्रह है, सामवेद संगीत का जनक है, और अथर्ववेद जो कि जादू टोने से संबंधित है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग की संख्या 6 है। इसी प्रकार ये पूछें कि पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 हैं। जबकि ये पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखें, अपन ने जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक था उसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। अब देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट इन महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखें, प्रश्न ये पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो क्या आएगा जी? नवपाषाण काल। यानी ये पूछ लिया जाए कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कौन से में हुआ जी? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। तो ये पूछें कि पुरापाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन क्या था जी? शिकार था। इसी प्रकार ये पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। तो ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। और कब की जी? 1921 ईस्वी में। अब ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के तट पे है, तो कौन सी नदी के तट पे है जी? रावी नदी के तट पे है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। जबकि ये पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के
मोंटगोमरी जिले में है जी, मोंटगोमरी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी या नगरीय थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी या नगरीय थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज किसने व कब की, तो देखें मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने की। इन मोहनजोदड़ो की खोज किसने की जी, 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। और देखें कौन सी नदी के तट पे है ये जी, सिंधु नदी के तट पे है। और वर्तमान में कहाँ पर है, देखें वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कौन सा था, तो देखिएगा आंसर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। और कौन सी फसल थी जी प्रमुख, गेहूं एवं जौ। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे जी, तो आंसर क्या आएगा, लौह धातु से परिचित नहीं थे। इसी प्रकार ये पूछे जाए नकाशीदार ईंटों एवं हल जोतने के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो आंसर क्या आएगा जी, कालीबंगा। हल जोतने, नकाशीदार ईंटों एवं हल जोतने के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं जी, कालीबंगा में। इसी प्रकार ये पूछा जाए, देखें कालीबंगा का अर्थ क्या है जी, काली चूड़ियाँ। और देखें कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और ये घग्गर नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे, घग्गर नदी के तट पे है।
इसी प्रकार ये पूछा जाए वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में यानी वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा कौन सी थी जी? संस्कृत थी। तो ये पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कौन सा बताया है? मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कौन सा बताया है जी? मध्य एशिया। तो ये पूछें कि मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कौन सा बताया है? मध्य एशिया बताया है। इसी प्रकार ये पूछा जाए वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? देखें, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि समाज कैसा था जी? समाज पितर सत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितर सत्तात्मक। जबकि ये पूछा जाए कि लोगों का व्यवसाय क्या था जी? व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। व्यवसाय क्या था साहब? कृषि एवं पशुपालन। इसी प्रकार ये पूछा जाए आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर के बसे? तो देखें, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसे। तो ये पूछा जाए आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर के बसे? सप्त सिंधु। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो देखें, आंसर होगा वेद 4 हैं। वेद कितने हैं जी? 4 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, इसी प्रकार है यजुर्वेद यानी गद्य एवं पद्य का संग्रह, सामवेद संगीत का जनक, इसी प्रकार है अथर्ववेद यानी जादू टोना। तो ये पूछे सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद गद्य पद्य का संग्रह, सामवेद संगीत का जनक, अथर्ववेद जादू टोना। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आंसर क्या होगा जी? मुंडको उपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो देखें, अपन ने
जो ये टॉपिक था अपना सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता, इस टॉपिक पे डिस्कस किया व इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पे अपन ने डिस्कस किया। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।